तो बच्चों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। किसी आर्क की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। किसी रिंग की वजह से P पॉइंट पे X डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ कि एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड, फिर हम देखेंगे टॉरॉइड। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड कि कोई भी चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कोई भी चार्ज अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती है। तो ऐसे ही हर एक मैग्नेट अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट कर लेता है जिसमें उस स्पेस के अंदर मैग्नेट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी मैग्नेट अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, उस स्पेस के अंदर उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which its influence can be experienced is called magnetic field. It's called magnetic field. ठीक है। तो बच्चों मैग्नेट क्या कर लेता है, अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट कर लेता है जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जब आगे लेक्चर जब पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी डायरेक्शन क्या है बाद में बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किससे डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय लेटर बी वेक्टर। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, तो सबसे पहले SI यूनिट। SI यूनिट इसको हम लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम टेस्ला। अब ये कहाँ से आई वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट कहाँ से आई, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आगे ये बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन वगैरह भी वहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आपको जब फोर्सेस पढ़ेंगे। उसके बाद CGS की बात कर लेते हैं। अभी के लिए याद रखो CGS क्या होती है। CGS में वेबर बन जाता है मैक्सवेल और सेंटीमीटर बन जाता है मीटर स्क्वायर बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं हम गॉस। और बच्चों 1 गॉस होता है क्या, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कन्वर्सन। अब चैप्टर जो है अपना क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको समझते हैं कहाँ से आया चैप्टर, ये आया कैसे बना है चैप्टर। तो बच्चों हम लोग देखेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट।
इससे समझते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, समझ आएगा बहुत अच्छे से। इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी लगा दी और ये स्विच है। स्विच क्या है, ओपन है। स्विच क्या है, ओपन है, ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन स्विच है। यहाँ पे रखा इन्होंने कंपास को, ठीक है, कंपास को रखा। कंपास की क्या होती है, निडल होती है, ये कंपास की निडल है, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी देखा कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि स्विच क्या है, ओपन है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो देखा कंपास में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे था वैसे ही, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही निडल में। फिर क्या किया, इस स्विच को किया क्लोज, स्विच को किया क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, आई यहाँ से करंट फ्लो करने लगा, आई जैसी, तो करंट फ्लो करने लगा, आई तो जैसी करंट फ्लो कर रही, जो क्या हो गया यहाँ पे, डिफ्लेक्शन हो गई। कंपास निडल क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई, निडल डिफ्लेक्ट कर गई, निडल क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो ठीक है, अब क्या किया इन्होंने ये किया कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ये जो करंट पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, इन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया और यहाँ पे नेगेटिव। तो करंट अब ऐसे फ्लो करने लगा, आई। तो लेट से पहले जो नीडल है वो ऐसे डिफ्लेक्ट करी थी, अब जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे हो गई, अब जो नीडल है क्या हो गई, ऐसे डिफ्लेक्शन हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकली बच्चों, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, नो डिफ्लेक्शन। जैसे ही करंट फ्लो करने लगा वायर में तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर गई और करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करी तो कंपास नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। और कंपास जो निडल है वो एक ही चीज से डिफ्लेक्ट करती है, किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से। जब भी कंपास को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं हम लोग तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती है, कंपास निडल डिफ्लेक्ट करती है। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था और यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो करने लगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब करंट फ्लो करने लगा तो यहाँ पे क्या बन गई होगी, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जब ये रखा गया तो कंपास की निडल क्या कर गई बच्चों, डिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो क्या कंक्लूजन निकली कि करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना बनाता तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं करने वाली थी, कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं करने वाली थी। और करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इट मीन्स अपोजिट हो गई होगी, तो कंपास निडल भी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई। तो क्या कंक्लूजन निकली, यहां से बहुत अच्छी चीज निकल के आई, यहां से ये चैप्टर बना। क्या निकली बोलो, कि करंट कैरिंग वायर, याद रखो, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस, क्या बनाता है बच्चों, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत बड़ी बात हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर ने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। और बच्चों करंट कैरिंग वायर में करंट कैसे बनता है, जब चार्ज मोशन में आता है। तो करंट कैरिंग वायर मीन्स मूविंग चार्ज।
मतलब मूविंग चार्ज क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज करंट कैरिंग वायर मीन्स मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस निडल को क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं मैं कि करंट कैरिंग वायर कैसी बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। समझ आया? तो क्या कंक्लूजन निकला कि किसी वायर के अंदर करंट अगर जो फ्लो करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कोई भी वायर अपने आसपास क्या बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा अगर जो उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। अब नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस, कितनी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? तो अमाउंट कौन बताएगा? अमाउंट बताने के लिए एंट्री होती है पिक्चर में किसकी? बायोट-सेवर्ट लॉ की। किसकी? बायोट-सेवर्ट लॉ की। इन्होंने बोला हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी हम बताते हैं। ठीक है, तो बोला गया बताओ भाई कितनी बनेगी। उन्होंने कहा देखो बताते हैं हम लोग कि तुम लोग एक एलिमेंट लो, एक वायर लो। उन्होंने कहा ठीक है लिया। इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना? आई। कितना? आई। कि मैं यहाँ पे P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ कि P पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है? R वेक्टर डिस्टेंस दूर है। कितनी दूर है? R वेक्टर। कि यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है बताते हैं कि ये तो पूरा वायर है, एक कंप्लीट वायर है। इस कंप्लीट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं बता सकते, मैं बताऊंगा आपको एलिमेंट की वजह से। उन्होंने कहा देखो एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, छोटू सा एलिमेंट कट किया, छोटू सा एलिमेंट कट किया, छोटू सा एलिमेंट जिसको बोलता है डीएल वेक्टर। क्या बोला? डीएल वेक्टर। और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है यहाँ से? थीटा एंगल बना रहा है। ये कुछ ऐसे है, ये तो मैंने स्ट्रेट वायर ले लिया, स्ट्रेट वायर नहीं है। जैसे ये वायर है कि यहाँ पे P पॉइंट पे बताओ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये कि यहाँ पे P पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो यही केस है। वो एक वायर है, वायर की वजह से P पॉइंट पे R डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो इन्होंने कहा देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, फर्स्ट इन्होंने बोला कि छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड है dB होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इसमें बहने वाले करंट की। इसको बोलता हूँ कैपिटल आई से लिख देता हूँ मैं, इसमें बहने वाले करंट। इन्होंने बोला जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस dl के, कि जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे। उन्होंने बोला कि dB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? R स्क्वायर के, कि जितना वायर से तुम दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे R बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी, ये देखा गया। उन्होंने बोला कि dB ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। ये समझ आएगा अभी कैसे। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। और अब ऑन कंबाइनिंग ऑल फैक्टर, इन फैक्टर को कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग ऑल फैक्टर, इन फैक्टर को कंबाइन किया तो dB जो आया वो क्या आया अपने पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया I dl वेक्टर साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर। तो ये लॉ बन के तैयार हो गया कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी।
इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आई डीएल, डीएल क्या, स्मॉल एलिमेंट, याद रखना। इन्होंने किसके लिए बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इन्होंने बताया कि इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब जब ये आता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तब तब कौन आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे डी बी स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ठीक है, अभी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो डी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बोलो बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। वेयर के क्या है, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और k इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है 10 पे पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 पे पावर -7। यूनिट क्या होगी इसकी, के की यूनिट निकालते हैं। देखो ये dl क्या, मीटर, ये dl क्या है, लेंथ है ना, मीटर, ये मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर बचा, और ये टेस्ला, तो टेस्ला मीटर, तो टेस्ला मीटर, ये डायमेंशन लेस क्या बचा, एम्पियर, टेस्ला मीटर एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। अभी डायमेंशन वगैरह की हम इसके लिए बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट क्या है अपने पास, इसको लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब यहाँ पे इसका जो नाम है इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। तो ये था बायो-सेवर्ट लॉ। इन्होंने क्या कहा कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। आया समझ, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लॉ निकल के आया वो आया डी बी इज इक्वल टू, डी बी का मैग्नीट्यूड इज टू के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर। कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हाँ चलो थीटा इज इक्वल, पहले 90 ले लेते हैं हम लोग। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो डी बी कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा मैक्सिमम कितना, के आई डी एल बाय आर स्क्वेयर, के आई डी एल बाय आर स्क्वेयर। और ये देखो यहाँ से ये था ना अपने पास ये डी एल एलिमेंट, और यहाँ पे था पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे ये एंगल था थीटा। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, याद रखना थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का जो एंगल इसको बोलते हैं हम थीटा। डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो थीटा 90 हो गया, थीटा 90 का मतलब ये हुआ कि वायर है यहाँ पे पहुँच गया पी पॉइंट, ये 90 हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तो थीटा 0 साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बोलो, 0। और थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखना ध्यान से, थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये अपने पास वो वायर था, यहाँ पे P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे थीटा, और ये DL एलिमेंट, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था ये। जैसे ही थीटा 0 हुआ तो पॉइंट P कहाँ पहुँच गया, इसी एक्सिस पे पहुँच गया, अलोंग दी वायर पहुँच गया। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितनी है, 0। मतलब अगर जो ये अपने पास वायर है, यहाँ पे पूछता है कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो कितनी होगी बोलो,
0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। मतलब अगर जो ये वायर है करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पूछता है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहाँ पे वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे पूछता है, तो ये अलोंग द एक्सिस है, वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। याद रखना, ठीक है। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे O पॉइंट है, O पॉइंट पे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ पॉइंट पे कितनी होगी? तो कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर इज 0। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर इज 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अब इसकी हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म की, तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB जो है वो है अपने पास KI/dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। उसको लिखा मैंने r कैप। क्या लिखा मैंने? r कैप। यूनिट वेक्टर यही होता है। अब किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर। तो यहां से r कैप बताओ क्या आ गया? r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो dB इज इक्वल टू क्या आया? KI/dl साइन थीटा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसकी प्लेस पे r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे पहले ही क्या था? r का स्क्वायर था। तो यहाँ से ये बन गया अपने पास dB इज इक्वल टू KI/dl साइन थीटा r वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या हो गया ये? r वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3। और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब दो वेक्टर हो, k कांस्टेंट, i तो स्केलर है, dl भी वेक्टर है, r वेक्टर भी, इनके बीच में क्या बन रहा है? साइन थीटा आ रहा है। तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म? कि KI साइन थीटा को हटा देंगे, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर और डिवाइडेड बाय r वेक्टर की पावर 3। ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। अब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे dB जो है, अगर जो मैं बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बस मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ कि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, इटसेल्फ वेक्टर आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी आंसर आती है वो इसके भी परपेंडिकुलर होती है, इसकी भी। मतलब dB परपेंडिकुलर होगी किसकी? dl के भी, और dB परपेंडिकुलर होगी r वेक्टर के भी। ये वेक्टर में आपने सीखा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोग देख लिया कि वेक्टर फॉर्म कैसे होगी। तो वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी समझ आ जाएगा कि dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ही मैंने क्यों लिखा है, r वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर क्यों नहीं लिखा, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो समझ लेते हैं। देखो, ये अपने पास वो वायर था, करंट फ्लो कर रहा था I, यहाँ पे P पॉइंट, और ये अपने पास है वो dl वेक्टर, और ये r, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया
कि इस साइड में वायर के राइट साइड में, वायर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी। किधर थी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ थी। तो अंदर की तरफ थी। तो जब हम डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करते हैं, ठीक है, तो इसका तरीका क्या है डायरेक्शन निकालने का? मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। एक तो कॉन्सेप्ट है, क्या है? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है कि डीएल से डीएल क्रॉस आर करना है तो डीएल से आर की तरफ घूमो। तो डीएल इधर है ना और आर इधर है, तो डीएल से आर की तरफ कैसे घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर की तरफ। किधर जाएगा? अंदर की तरफ। तो इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है। अगर जो मैं इसको आर वेक्टर क्रॉस डीएल करता तो आर क्रॉस डीएल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाती? आउटसाइड हो जाती, आउटसाइड में आ जाती ना, जो कि रॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी देखी गई? इनसाइड में। तो इसलिए क्या लिखा हमने उसको? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आया समझ? अभी हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी समझ आ जाएगा, नहीं भी आया तो अभी समझ आ जाएगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करने वाले हम लोग। डायरेक्शन, हाँ, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो सबसे पहले यही मैंने बताया। सबसे पहला कौन सा रूल है? स्क्रू रूल बता चुका। क्या निकालेंगे कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अपने पास ये वायर है, ये डीएल वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे आर, ये पी पॉइंट है, ये आर है, ये आर है, ये एंगल है थीटा। तो इस साइड में निकालनी है तो डीएल क्रॉस आर। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल क्या कहता है? कैसे घूमो? डीएल से आर की तरफ घूमो। तो घूमे तो स्क्रू किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड। यहाँ पे बी किधर होगा? इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्ड को बच्चों हम लिखेंगे क्रॉस से। कैसे लिखेंगे? क्रॉस से। याद रखना सिंबल, कैसे लिखेंगे? क्रॉस से। अच्छा, क्योंकि जब स्क्रू अंदर की तरफ जाता है तो जब स्क्रू पूरा अंदर की तरफ होता है तो क्रॉस दिखता है ना, इसलिए क्रॉस लिखा है। अच्छा, ठीक है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, बी अगर जो आउटवर्ड हुआ कहीं पे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हुई, तो उसको लिखेंगे बच्चों हम कैसे? डॉट से। डॉट से लिखें। इनवर्ड को लिखेंगे क्रॉस से, आउटवर्ड को डॉट से। चलिए सीख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख लेते हैं। किधर है क्वेश्चन? क्वेश्चन किधर है? हाँ, दूसरा रूल पहले, दूसरा रूल देख लेते हैं। एक रूल और बचा है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। यहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे, और यहाँ पे भी निकालनी है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस साइड में निकालनी है पी पॉइंट पे और इस साइड में निकालनी है पी पॉइंट पे। तो क्या करो, अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो, किया, और पी पॉइंट पे, और फिंगर को कर्ल करो, किया। किस डायरेक्शन में जा रही है फिंगर? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। कैसे लिखेंगे उसको? क्रॉस से। बी इनवर्ड होगी। अब देखो इस साइड में देखना है तो थंब अपवर्ड, और यहाँ पे किधर आ रहा है थंब, फिंगर किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ। बी होगी आउटवर्ड, आउटवर्ड होगी। जैसे ये अपने पास वो है, एक वायर है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे करंट जा रहा है, मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर है? अंदर की तरफ होगी, यही है ना, अंदर की तरफ होगी। और यहाँ पे निकालनी है इस साइड में तो बाहर की तरफ होगी। आया समझ? ये चलो कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मेरे को आंसर कर दो। आंसर बता दो। सबसे पहले फर्स्ट, ये करंट कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। यहाँ पे अंदर की तरफ होगी। इस साइड में किधर होगी? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे होगी पी, बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे देखो करंट किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। करंट नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अंदर की तरफ, और इधर बाहर की तरफ। करंट बाहर की तरफ, ये ऐसे। तो
तो यहाँ पे होगी आउटवर्ड, और यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना करंट, ये ऐसे नीचे, तो इस साइड में अंदर की तरफ, तो क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, करंट किधर जा रहा है, ये करंट है आई किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे दिख रहा है ना ये ऐसे, तो करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो थंब को करो बाहर की तरफ, किया बाहर की तरफ, पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्डिंग है, तो किधर होगी, साइड में। देखो ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में, या पी पॉइंट पे कैसे होगी, इधर होगी, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दी, आर के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखनी इसकी वजह से करंट किधर है, अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे इधर होगी, नीचे की तरफ, इधर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी। आया समझ? तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो, एक एलिमेंट है, याद रखना फॉर्मूला किसके लिए, बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए। देखो, एक एलिमेंट है डीएल, मतलब ये है डीएल, किसके इक्वल है, डीएक्स आई कैप, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे प्लेस्ड है, एंड कैरीज एक लार्ज करंट, कितना करंट जा रहा है इसमें, 10 एम्पियर। यहाँ पे जा रहा है करंट आई करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 मीटर? डेल्टा एक्स दे रखा है, कितना है, ये वाली लेंथ जो है एलिमेंट है, कितना है एलिमेंट, डीएल एलिमेंट है ना, कितनी है वो, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ ऐसे हैं, ये अपने पास वायर था ना, ये अपने पास वायर था ना, ये अपना डीएल एलिमेंट था, ये अपना डीएल एलिमेंट था। तो इस पॉइंट पी की वजह से आर डिस्टेंस पे थीटा एंगुलर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो इस बार ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और पी पॉइंट यहाँ पे है, तो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाते हैं एलिमेंट वाला, क्या होगा बोलो, डी बी इज इक्वल टू के आई साइन थीटा बाय के आई डी एल, अरे भाई के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वेक्टर वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ठीक है, एक बार पढ़ लिया हो काफ़ी है, वेक्टर फॉर्म समझानी थी, बस डायरेक्शन समझाने के लिए बताना पड़ा हो। के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग निकालना सीख गए अब लोग। तो डी बी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, के कितना लूँ 10⁻⁻7, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें 10 एम्पियर, छोटा सा एलिमेंट डीएल किसके इक्वल है, डीएक्स के, और डीएक्स कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻2 मीटर। थीटा कितना हो गया, देखो डीएल वेक्टर ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, तो साइन 90, और आर कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 हो गया, ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 हो गया। तो यहाँ से डी बी ये कितना हो गया 10⁻9, और एक गया 10⁻⁻8 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1, और नीचे कितना होगा 0.5 इंटू 0.5, यहाँ से पॉइंट हटे 2, 0 बटे 25, 25 चौका 100, 4, तो कितना आ गया डी बी इज इक्वल टू आ गया, डी बी कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। नाउ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे कैरीज करंट, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है,
और कहाँ पे निकालने, पी पॉइंट यहाँ पे, तो किधर होगी, बाहर की तरफ। और इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई है, तो बाहर की तरफ कौन होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को कैसे लिखते हैं हम, के कैप से, तो के कैप 4 × 10⁻⁸ टेस्ला, ये नहीं 4 × 10⁻⁸ के कैप। आया समझ, ठीक है। तो ये था बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, कोई स्ट्रेट वायर है उसके वजह से पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है, ज़रूर देखना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।